हेलो वेलकम टू दी प्रियंका शो। जापानीज में बोलते हैं जैसे आरिगातो गोजाइमास। मेरे बच्चे हंसेंगे देखकर ये पॉडकास्ट। वो बोलते हैं ट्राई भी मत करना। आपने शुरुआत अपने बिजनेस के स्कॉटलैंड से की, जी, इंडिया से क्यों नहीं? आई एम सॉरी मोदी जी, बहुत दुख के साथ बोल रही हूँ। मेरे को शायद कभी 62-61 कंट्रियों में इतना परेशानी नहीं उठानी पड़ी जितना मैं पिछले कुछ सालों में इंडिया में झेल रही हूँ। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि अगर दाल रोटी खानी है तो नौकरी करिए और जीवन के अगर सारे शौक पूरे करने हैं तो बिजनेस करिए। क्या ये सच है? आपने बताया कि आप बनिया फैमिली से हैं और बनियों को कहा जाता है कि काफ़ी कंजूस होते हैं। हमारे को ऐसे बदनाम ना किया जाए। बिजनेस की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं तो वहाँ पर किन बातों का ध्यान वो रखे कि उसको लॉस ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो? आपको अपनी बजटिंग बहुत टाइट रखनी पड़ेगी। पर एक लेसन जो मैंने बड़ी मुश्किल से और थोड़ा सा कठिनाइयों से गुजर के सीखा है, बाउंड्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का कहना है कि अब हिंदी न्यूज़ चैनल्स में ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो बहुत कम वॉल्यूम पे देखती हूँ कि भाई चिल्लाना बंद करो, हमें ये बताओ मुद्दा क्या है। अगर आपको नंबर 1 पर बोलना हो सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला चैनल कौन सा है तो वो कौन सा होगा? रिपब्लिक भारत। गॉड, ये तो आपने बड़े कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट कर दी है। आपका बचपन में एक घर शाहरुख खान के घर के पास भी था? मुझे याद है जब शाहरुख खान का फर्स्ट सीरियल आया था फौजी, तो मेरे भाई ने बोला डैडी शाहरुख खान, तो हम सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे। क्या कभी कुछ फ्रॉड हुआ इंडिया में आपके साथ? करीब 8-9 कंपनी है जिन पे हमने काफी बड़ा फ्रॉड का केस कराया है। तो एआई की वजह से लगता है कि बेरोजगारी दर बढ़ेगा? बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। कभी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात हुई? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। नाबालिग लड़कियों और लड़कियों का इस तरह शोषण किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा रही है, और कौन लोग इन्वॉल्व है? दुनिया के टॉप पावरफुल लोग। लगता है आपको धोखा बहुत जबरदस्त मिला है। जहाँ धोखा मिलता है वहाँ इमोशंस की वजह से। से बिग नो टू इमोशनल इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसा क्या देखती हैं स्टार्टअप्स में कि फिर वो चीज़ आपको पिच कर जाती है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देती है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी जी बेचारे वैसे शायद बहुत अच्छे हैं, पर उनका अभी कोई चांस लगता नहीं है। अक्षय खन्ना ज़्यादा अच्छे लगे या रणवीर सिंह धुरंधर में? वैसे तो मैं दोनों को नहीं जानती, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो सोचती है यार नौकरी में अब रखा ही क्या है, बिजनेस करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं लेकिन वो कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है बॉस, और ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा क्योंकि हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास शख्सियत हैं। उनका नाम है पूनम गुप्ता जी और ये ब्रिटिश इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर ऑफ पीजी पेपर हैं और 60 से ज़्यादा देशों में, सही सुन रहे हैं आप, 60 से ज़्यादा देशों में इंटरनेशनल बिजनेस भी कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी, पूनम गुप्ता जी। धन्यवाद। आप इंडिया आ गई हैं, कभी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अपना देश है, यहाँ पर आना अच्छा ही लगता है हमेशा। पर इस बार कुछ थोड़ा लंबा अटक गई। हाँ, ये क्या है, मतलब व्हाट इज पीजी पेपर? मैंने आपके बारे में पढ़ा कि रद्दी से शुरुआत किया और रद्दी से इतना ज़बरदस्त आपने एम्पायर बना लिया कि 60 से ज़्यादा देशों में बिजनेस किया जा रहा है। कहानी बहुत छोटी सी है। हाँ। नौकरी लेने के लिए निकली थी, वो मिली नहीं, तो कुछ करना था तो बिजनेस कर लिया। वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीजी पेपर की शुरुआत करी और वो धीरे 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 बढ़ के आज बिजनेस 62 देशों में है, भारत में भी है। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नौकरी मिलती नहीं है, रिजेक्शन मिल जाता है। मुझे भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में याद आता है कि गेट से बाहर कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? थोड़ी सी हिम्मत जो आपने बोला वो हाँ। चाहिए। आपको रेजिलियंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और आपको डरना नहीं है कि बहुत शुरुआत में बहुत होता है, लोग आप पे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, पैसे नहीं होते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, बार बार उसको बदलना पड़ता है, पर हो जाता है, हिम्मत करेंगे तो हो जाता है। ये रद्दी वाली कहानी क्या है? रद्दी से पीजी पेपर। रद्दी से पीजी पेपर। रद्दी वाली कहानी ये है कि उस ज़माने में और अभी भी, जैसे आपको बताया, एनवायरमेंटल एंड कि हम कैसे रिसाइकलिंग करें, बहुत बड़ा टॉपिक था आज से 20-25 साल पहले। तो पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैंने पढ़ा और फिर मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ हो सकता है, तो वो रद्दी से पेपर बनता है। तो उसको देखकर मैंने ये डिसाइड किया कि दुनिया यूके में, यूएसए में, इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, मैं भारत से ही हूँ, दिल्ली से ही हूँ, तो मैंने सोचा उल्टा करते हैं,
कोशिश करते हैं। तो मैंने वहाँ से धीरे धीरे अपने आप को सिखाकर सेल्फ लर्निंग से वेस्ट पेपर के बारे में सीखा, पेपर के बारे में सीखा और थोड़ी थोड़ी शुरुआत करी। बस एक ही था जुनून कि है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने दम पर कुछ करना है, और बस मैंने किया और हो गया। PG stands for Poonam Gupta. एक्चुअली PG स्टैंड्स फॉर माई मदर्स नेम। Okay. मेरी मदर, आई लॉस्ट हर वेरी यंग, शी वॉज लॉन्ग टाइम अगो। तो किसी ने पूछा, डील होने वाली थी, किसी ने पूछा कंपनी का नाम क्या है, तो मेरे मुंह से निकल गया PG पेपर, बट प्रेम लता गुप्ता, बट PG से बहुत सारे लोग खुश रहते हैं। हमारी फैमिली में बहुत सारे इनिशियल्स हैं। यार तो इसमें क्या रहता है, आप पेपर सब जगह, मतलब आपकी कंपनी बनाती है अलग अलग पेपर, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, क्या है ये? कॉन्सेप्ट ये है कि आज के देश में, आज के टाइम पे हम प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहते हैं। प्लास्टिक हमें पता है 500 साल तक वो डिकम्पोज नहीं होता। तो हर जगह पेपर की यूटिलाइजेशन है। जैसे आप कपड़े खरीदते हैं तो पेपर के डब्बों में आता है, प्लास्टिक में भी आता है, पर नहीं आना चाहिए, वो पेपर में आता है। तो पैकेजिंग में और बहुत सारी फील्ड्स में पेपर का बहुत उपयोग है। तो हम कई नए नए प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिनका IP हमारे पास होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर हम कोई कहीं हमारा 18 देशों में मैन्युफैक्चरिंग होती है और 62 कंट्रीज में हमारा पेपर जाता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत प्राउड फील होता होगा? नहीं, बिल्कुल प्राउड फील नहीं होता। प्राउड वाली बात है इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राउड फील ना हो? एक्चुअली मुझको लगता है कि इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि उसने कहाँ से शुरुआत करी थी। इससे the ना आपका scratch. फोकस बना रहता है। ज़्यादा प्राउड हो जाता है, फिर फोकस चला जाता है। ग्राउंडेड रहना जरूरी है, बहुत अपने रूट्स ज़रूरी को है। भूलना जरूरी नहीं नहीं है। है। जो आजकल लोग भूल जाते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है, आप भूल जाते हैं आपने कहाँ से शुरुआत करी थी, आपकी क्या स्ट्रगल्स थी, कौन लोग उस समय आपके साथ थे। वो सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जैसे मैंने बोला, आपका फोकस बना रहता है। और वो फोकस और वो लोग जो आपके साथ तब थे जब आप कुछ नहीं थे, वो आपके साथ तब तक चलते हैं जब आप इवन बहुत कुछ हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसको नहीं जानते हैं, जो आपको जानते हैं वो वही जानते हैं जो आपको तब से जानते हैं जब आप कुछ नहीं थे। हाँ, वैसे दुनिया का दस्तूर है, उगते सूरज को सलाम सब करते सलाम हैं। करते हैं। हाँ, आपने शुरुआत अपने बिजनेस के स्कॉटलैंड से की, जी। इंडिया से क्यों नहीं? इंडिया में डर लगता है क्या? डर तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। एक्चुअली मैंने स्कॉटलैंड से शुरुआत करी। इंडिया में जिस टाइम पे मैंने इंडिया छोड़ा 2002 में, मैं बनिया फैमिली से हूँ, कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। उस समय नहीं होता था कि लड़कियाँ व्यापार करें, बुरा माना जाता था कि जो लड़कियाँ व्यापार करती हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो कहीं ये जिद भी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप व्यापार करते हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? एक टीचर को, एक IAS ऑफिसर को रिस्पेक्ट मिलती है। तो मेरे को ये था कि नहीं, ये नैरेटिव चेंज होना चाहिए। और बस मैं स्कॉटलैंड गई, मैंने नौकरी ढूंढी, नहीं मिली, तो कुछ तो करना था, तो ये कर लिया। उस वक्त डर क्या था मन में? डर एक विश्वास, क्या था वो? स्कॉटलैंड में काम करने में कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे को पास कुछ खोने के लिए ही नहीं था। तो जब आपके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है तो डर किस बात का? ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल हो जाएंगे, पर ट्राई नहीं करेंगे तो आप वैसे ही फेल हो गए। इंडिया में डर नहीं था, पर इंडिया में उस ज़माने में ऐसा लगता था कि शायद ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। अब चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन एक चैलेंजेस उसमें क्या क्या आए थे उस वक्त, जब आपने स्कॉटलैंड में अपना बिजनेस शुरू किया? अच्छा, स्कॉटिश एक्सेंट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो आराम से लोगों को समझ नहीं आता है। तो शुरू में मेरे को भी समझ नहीं आता था। वो कोई मेरा नाम पूछता था तो मैं हेलो बोल देती थी। ऐसा कुछ हुआ थोड़े टाइम। फिर मैंने एक कंपनी में नौकरी करी तो मुझे अचानक एक दिन ऐसा लगा कि मुझे सब समझ आ रहा है। तो एक तो ये शुरू में प्रॉब्लम थी, जबकि मेरी इंग्लिश, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। लैंग्वेज का बैरियर नहीं था, एक्सेंट बैरियर था। दूसरा, जैसे मेरी मदर की डेथ हो गई, एक नई कंट्री, नए लोग, जबकि वो बहुत अच्छे थे सारे, पर आप थोड़ा सा खो जाते हैं। स्पेशली आप एक पेरेंट की लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, तो थोड़ा खोई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, अकेलापन, ये सब लगता था। लेकिन ये है कि मेरा जब बिजनेस मैंने शुरू किया तो उससे मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। और पैसे नहीं थे तो बिना व्यापार के आप पैसे कैसे करेंगे, बिना पैसे के आप व्यापार कैसे करेंगे? तो किसी ने इसलिए सपोर्ट किया? मैंने मांगा नहीं।
मैंने किसी का सपोर्ट नहीं मांगा। मैंने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया था। और वो 1 लाख रुपए कहाँ से आए थे? गवर्नमेंट ग्रांट से। ओह। जो स्टार्टअप ग्रांट्स आजकल इंडिया में भी मिलती है, हम्म। तो उस समय गवर्नमेंट ग्रांट से मुझे 1 लाख रुपए मिले। इसीलिए मैंने ट्रेडिंग एंटर करी, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने की, अगर आप जरूरत ठीक नहीं से बिजनेस करें तो शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 साल मैंने डेट फ्री बिजनेस चलाया, उसके बाद फिर एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत पड़ी। आपने बताया कि आप बनिया फैमिली से हैं, हाँ। और बनियों को कहा जाता है कि काफ़ी कंजूस होते हैं। तो अब तक तो नेगोशिएशन जब करना होता है तो कैसे आप करते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक अपनी बात मनवा लें? क्योंकि बनियों से पैसे निकलवाना आसान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पर मुझे तो लोगों से निकलवाने थे ना पैसे। मेरे को नहीं लगता कि मैं कंजूस बनिए की कैटेगरी में आती हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे कंजूस बनिए देखे भी नहीं है, हमारे को ऐसे बदनाम ना किया जाए। और देखिए, डील जो होती है, नेगोशिएशन, वो बिजनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप जब नेगोशिएट करते हैं, अ कंपनी नीड्स टू मेक प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो आप बस देखते हैं कि आपके सामने कौन है, उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो क्या पे करेगा, लॉन्ग टर्म कस्टमर है। आप बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उस बेसिस पे नेगोशिएशन करते हैं। और कभी कभी आपकी डील बनती है, कभी कभी आप जानबूझ के छोड़नी पड़ती है कि शायद इसमें मतलब लॉस होगा तो क्यों बिजनेस करेंगे। कब लगा आपको अपनी लाइफ में, कौन से स्टेज पर, कि अब हम ग्लोबली हिट हो रहे हैं और चीज़ें बहुत अच्छे से ऊपर अपलिफ्ट हो रही हैं? और वो कहाँ कहाँ पर थी, वो जगह कौन कौन सी थी? तो ये किस्सा एक है, जैसे 2003 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 5 तक मैं सिर्फ इंडिया फोकस थी, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को जानती थी, थोड़ा आसान था भाषा वगैरह। पर यहाँ पे 2005 में कुछ ऐसा इशू हुआ कि मुझे ऐसा लगा, कभी कभी हो जाता है, कस्टम्स के इशू हो जाते हैं, जो मेरे बड़े बड़े बायर्स थे। तो मुझे ऐसा लगा कि एक कंट्री पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। पर तब तक लोगों को मेरा नाम दूसरे देशों में पता चलने लग गया था, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन चाइना, यूएसए। तो मैंने सोचा कि हमें, ठीक है, भारत में काम मैं कर रही हूँ, पर एक बिजनेस को रेजिलिएंट बनाने के लिए और ट्रूली इंटरनेशनल होने के लिए आपको और ज्यूरिसडिक्शंस में जाना चाहिए। उससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली रेजिलिएंट हो जाता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज़ में बेचना शुरू किया। आपने भाषाओं का जिक्र किया, एक्सेंट अब आपका एकदम वो स्कॉटिश वाला हो गया है। कितनी भाषाओं का ज्ञान हुआ आपको? मेरा एक्सेंट बिल्कुल हिंदी वाला है। नहीं, पहले मेरे को बताइए कितनी लैंग्वेजेस आपने सीख ली इस दौरान? मैं वर्किंग वे में 5-6 तो समझ लेती हूँ। जैसे मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में बार बार जाती हूँ, थोड़ी सी जापानी और स्पेनिश थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, फ्रेंच समझ लेती हूँ, इटालियन फ्रेंच बहुत सिमिलर है। अच्छा, इसमें थोड़ा थोड़ा, पर एक- उसका मैं इस- बहुत ज़्यादा इन क्रेडिट सब नहीं 5 लूँगी। लैंग्वेजेस में एक एक वर्ड हम बोल सकते हैं? हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। सेंटेंस होगा, हेलो वेलकम टू दी प्रियंका अरे शो। नहीं नहीं, इतना भी अभी एकदम से ऑन द स्पॉट ठीक है। नहीं बोल पाऊंगी। हेलो वेलकम टू अच्छा, दी, जापानीज जापानीज में बोलते हेलो हो? वेलकम टू दी प्रियंका शो, ये बोलना है जापानीज में। नहीं, मैं सिर्फ हेलो वेलकम बोलूंगी, ठीक है। इतना भी वर्किंग नहीं आती, समझ आती है, ओके इतना ओके। बोल नहीं पाती। सो जापानीज में बोलते हैं जैसे आरिगातो गोजाइमास। ओह। हाँ। और फ्रेंच में बोजू, वो तो सबको पता है। हाँ और इटालियन में बुongiorno। हाँ। और इंग्लिश में इंग्लिश में तो आपको हेलो। पता है, हेलो वेलकम। हाँ, हिंदी आती है, और मेरे को नमस्कार। हिंदी में भी इंडिया की भी बहुत सारी पहले रीजनल भाषाएं, जैसे थोड़ी थोड़ी बंगाली समझ लेती हूँ, गुजराती समझ लेती हूँ, लेकिन पंजाबी समझ लेती हूँ। पर अभी कभी 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 थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ बोलने के लिए। स्कॉटिश एक्सेंट कैसा होता है? मेरे तो बिल्कुल मत पूछिए। हेलो, अगर हेलो वेलकम बोलना हो? नहीं, मेरे बच्चे हंसेंगे देखकर ये पॉडकास्ट, वो बोलते हैं ट्राई भी मत करना, ओके। तुमसे नहीं हो पाएगा। अब किताबों के पढ़ने का शौकीन, ऑब्वियसली आपने बताया कि बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी। हिंदी किताबें पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को हिंदी बोलने का भी बहुत शौक है और अभी पढ़ने का भी। अभी हाल फिलहाल में कोई किताब आपने पढ़ी? हाँ, मैं एक ये सस्पेंस क्राइम थ्रिलर पढ़ रही हूँ, उसने बुलाया था। ओके, मेरे पास भी आजकल वही बुक है, मैं भी ओह वही पढ़ रही हूँ इन दिनों। ना, वाह। वो पढ़ रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं चलता अभी क्या होने वाला है। तो उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि किसी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने उसको लिखा। बिल्कुल हिंदी बिल्कुल न्यूज़ चैनल्स भी देखती हैं आप? बिल्कुल देखती हूँ। पसंद आता है? क्योंकि यूजुअली लोगों का कहना है कि अब हिंदी न्यूज़ चैनल्स में ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक्चुअली न्यूज़ होनी चाहिए, एक जो एक जर्नलिस्ट है या न्यूज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फैक्चुअल। बट अनफॉर्चुनेटली अब
चैनल्स पे भी प्रेशर है कि अपना व्यूअरशिप बढ़ानी है, एजेंडा। हाँ, तो चिल्ला चिल्ला के जब टीवी में बोलते हैं तो मैं तो बहुत कम वॉल्यूम पे देखती हूँ कि भाई चिल्लाना बंद करो, हमें ये बताओ मुद्दा क्या है। अगर आप कोई नंबर 1 पर बोलना हो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला चैनल कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? रिपब्लिक भारत। ओह माय गॉड, ये तो आपने बड़े कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट कर दी है। ठीक है, और वैसे इंग्लिश चैनल्स आप देखती न्यूज़ के लिए? हाँ, मैं न्यूज़ चैनल्स भी देखती हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों, और ऑब्वियसली मैं डिजिटल न्यूज़ भी पढ़ती हूँ। जैसे डिजिटल न्यूज़ में आपको क्रक्स बड़ा जल्दी पसंद पड़ता चल जाता है, लेकिन क्योंकि मैं पेपर में हूँ तो मेरा अखबार पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में एक क्षण वो भी आया था जब आपने बहुत टफ टाइम देखा और आप व्हील चेयर पे थे जी। और काफ़ी लंबा समय लगा आपको अपनी रिकवरी में, वो क्या हादसा था, कैसे वो क्या एक्सीडेंट हुआ, और फिर कितना टाइम लगा अपने आप को फिर से मेंटली स्ट्रांग बनाने में और वहाँ से रिकवरी, उस पीरियड को बताइए। हम वो मेरी ज़िंदगी, जैसे हमारी सबकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे रहे हैं। ये भी एक उनमें से था। उसमें मैं प्रेग्नेंट भी थी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अपने दूसरी बेबी के साथ। और बेसिकली मेरे को पैर में कुछ तकलीफ थी, जो अनडायग्नोज चली गई बहुत टाइम के लिए। मैं पैर से चल नहीं सकती थी, क्रचेस में चलती थी। तो उस समय मेरी 1 साल की बेटी भी थी और मैं बिजनेस भी चला रही थी, तो और घर भी देखती थी। तो इंडिया में? स्कॉटलैंड में ये सारी जिम्मेदारियां इकट्ठे निभाना, स्पेशली एक छोटे बच्चे के साथ, और प्रेग्नेंट भी थी, वो बहुत डिफ़िकल्ट समय था। लेकिन उसमें भी मैं ये बात पॉजिटिव बोलना चाहूँगी कि उस समय मेरी बेटी बड़ी वाली सिर्फ 1 साल की थी और मेरा बिज़नेस भी नया था, फिर भी 2-3 साल ही पुराना था। तो दोनों चीज़ों में अगेन उन्होंने मुझे फोकस और डायरेक्शन दोनों दिया। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि है ना, ये मैं बीमार हूँ या मेरे को क्या हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, डू योर बेस्ट। डिफ़िकल्ट टाइम था। बहुत मेंटली आपको लगा कि आप टूट गई हैं, लग रहा था कि अब बस बहुत मेरे हो गया। बच्चे ने मुझे जिंदा रखा। शी गेव मी द विल टू लिव, आई वॉन्टेड टू लिव फॉर हर। मैंने अपनी मदर को खोया बहुत अचानक, तो वो पीड़ा आज तक मेरे कौन से भाइयों ईयर के की बात साथ। है ये? 2002 की मेरी मैरिज हुई, उसके 2 हफ्ते बाद मेरी मदर चल बसी। और अचानक वो आप मतलब जिसने वो झेला है वो उसका दुख जानता है। 100%। तो जब मेरा बच्चा 1 साल का था, मेरी बेटी, तो मैं यही सोचती थी मुझे इसके लिए जीना है। I have to live for her, and I think she is my savior and my business partner. She used to travel so many countries with me. She still does. How old she is? Now she's 20. Oh, Yeah. and you are looking so young. Thank you. मतलब age is just a number for you. So yeah, I guess well, nobody ages these days. And any specific mantra? No, I can't say. I don't know. Daily workout? Any specific diet? Lots of stress. No, I'm generally a healthy eater. So other than that, I am very spiritual, meditation. I like spending time with myself. और I'm a doer. बस काम करते रहो। मेरे को बड़ी खुशी मिलती है एक्चुअली काम करने से और नए नए चैलेंजेस लेने से। तीर्थ यात्राओं पे भी आप जाती हैं? मैंने बचपन में सारी कर ली, लाइक ऑलमोस्ट सारी। मेरे फादर का ये था कि बच्चों को बचपन में ही सब घुमा दो, पता नहीं बड़े होके जा पाएंगे या नहीं। तो मैंने लास्ट में गई थी उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर, भस्म आरती मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्योतिर्लिंग सारे किए आपने? हाँ, 12 सारे के सारे। मैंने रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, और मतलब अभी एकदम से सारे नाम नहीं याद आएंगे, जगन्नाथपुरी जी, और वो सबसे जो साउथ में है वही रामेश्वरम है शायद, तिरुपति बालाजी। आई थिंक मैंने सारे के सारे मंदिर करे हैं, पर मेरे को बहुत शौक है कि मैं अपने बच्चों, मल्लिकार्जुन भी है साउथ में। हाँ, मेरे को ये भी शौक है कि मैं अपने दोनों बेटियों को लेकर आऊँ और उनको भी सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा कराऊँ। So you have 2 daughters? Yes. और दोनों को बिजनेस में ले जाएंगे आगे? वो जहाँ जाना चाहेंगे वो वहाँ जा सकते हैं। क्या इंटरेस्ट शो किया बेटियों ने अब तक? मेरी बड़ी वाली का रुझान बिजनेस की तरफ है, और मेरी छोटी वाली वो हॉर्स राइडर है, एक्चुअली प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है। वो हॉर्स जंपिंग करती है, तो मेरे को लगता है उसका रुझान थोड़ा डिप्लोमेसी की तरफ है। ओके, वो कर लेगी।
तो अब आपने अपने बारे में बताया कि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। यूजुअली कहा जाता है कि जब आप अरबपति बन जाते हो फिर काय बात का स्ट्रेस, आपका 60 देशों में बिजनेस चल रहा है, इतने सारे नीचे लोग होते हैं, पूरा स्टाफ होता है जिसको पूरा दिखता है, फिर किस तरह का स्ट्रेस होता है? एक्चुअली पेपर मेरा एक बिजनेस है, हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारा बिजनेस है, अलग अलग बिजनेसेस हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, मुझे नए नए चैलेंजेस पसंद है, तो कभी मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैं 2020-21 में अपने दोस्त के साथ मिलके काफ़ी सारी विंटेज कार्स इंडिया लेके आई। ओह, इनफैक्ट नोएडा में ही रखी है। वाह। और इसके अलावा कुछ भी नया सीखने का बड़ा शौक है। तो जब आप कुछ नया करेंगे तो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसमें इश्यूज भी आएंगे, तो उसमें स्ट्रेस भी आएगा। बट आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी स्ट्रेस्ड। यूके गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट फॉर ट्रेड से एक्सपोर्ट चैंपियन का आपको टाइटल भी मिला, और क्या क्या चीज़ें मिली, और ये किस तरह का टाइटल होता है? बेसिकली जो डीबीटी का टाइटल है एक्सपोर्ट चैम्पियन, वो ये है कि आप लोगों को एक तरह से इंस्पायर करिए ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, और वो सिखाइए उनको, उसके बारे में बात करिए कि इंटरनेशनल ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो लोग सोचते हैं अरे हम इंडिया से चाइना में कैसे बेचेंगे, या हम, तो उनको बताइए कि ये जर्नी इतनी भी मुश्किल नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी ऑनरेबल, इट्स अ वेरी ऑनरेबल पोजीशन टू हैव। इसके अलावा मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स भी रह चुकी हूँ, मैंने दिसंबर में ही छोड़ा। मैं यूनिवर्सिटी में बोर्ड पे भी थी, उसमें भी मेरा मेन की रोल यही था कि यूनिवर्सिटी को कैसे हम अलग अलग देशों से कनेक्ट करें। और अभी मैं जैसे मुझे OBE मिला, इंडिया के पद्मश्री के बराबर होता है, और मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर स्पेशली एथनिक माइनॉरिटी से स्कॉटलैंड में। मेरी दोस्त हंसती थी, कहती है कैसे पता चला उनको कि स्कॉटलैंड में एक छोटी सी पूनम गुप्ता रहती है। तो बहुत सारे अवार्ड्स मैंने बिजनेस में हासिल किए हैं, और चैरिटी के लिए भी। चैरिटी, हाँ जी। यूजुअली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेस प्रोफाइल से होते हैं, वो हर चीज़ में अपना मुनाफा देखते हैं। फिर चैरिटी वाला ये जो फैक्टर जुड़ जाता है, इसमें भी कुछ प्रॉफिट होता है, या सिर्फ ये है कि भाई इतना हम कमा रहे हैं उसका 1% हम दान कर दें? चैरिटी मेरे हिसाब से, मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि कंपनी CSR करती है, पर मेरे लिए CSR कभी भी बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज नहीं रही। जैसे आपको याद होगा 2021 में जब इंडिया में बहुत खतरनाक वाला कोविड आया था, तब मैंने अपनी टीम इकट्ठी करी, और ऑब्वियसली मेरी सारी फैमिली इंडिया में रहती है। मैं अगर मेरे पैटर्नल साइड की बात करें, पैटर्नल साइड की, सिर्फ मैं ही बाहर रहती हूँ। तो मुझे कब से रह रही हैं बाहर? 2002 से। आपकी शादी ही बाहर हुई है? मैंने शादी ही बाहर करी थी। ओके। या तो उसमें मेरे को पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो मैंने मेरी टीम को साथ लेकर, हमने उस समय शायद 6000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया में भेजे, जो मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस को हेल्प करी, थैंक्स टू द इंडियन हाई कमीशन। उनको पता चला कि ये कुछ कर रही है। पेपर में लॉजिस्टिक्स, जो पूरी सप्लाई चेन है, उसका हमको ज्ञान है, और हमारी टीम के पास एक्सपर्टीज़ है। लेकिन उस समय वो होता है, एक फीलिंग होती है कंट्री कॉलिंग, वो बड़ी इमोशनल फीलिंग होती है, शायद उसको बताना मुश्किल है। तो उसमें कोई आपका मुनाफा नहीं देखा जाता जब आप इस तरह से फील्ड में उतरते हैं। मैं चैरिटी कोई मुनाफे के लिए नहीं करती, मैं वो करती हूँ जिसमें मेरा दिल खुश होता है, या मुझे लगता है कि मैं एक इम्पैक्ट ला रही हूँ। जैसे इवन बिजनेस में भी मेरी ये सोच होती है, जैसे पेपर में हूँ मैं, तो पेपर में मैं क्या इम्पैक्ट ला रही हूँ? भाई एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री से आ रहा है, प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहा है। और इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, हम कितनी मिलों को बचाते हैं, उनका सामान बचाया और बिल्कुल अलग तरह से यूज़ किया। स्वीडन में एक मिल थी, बंद हो रही थी, उनके पास 2000 टन, मतलब 2000 टन 20 लाख किलो वॉल पेपर था। उनको नहीं पता था इसका क्या करे, वो जलाने वाले थे। तो हमने बोला सैंपल भेजिए, वो सारा का सारा पेपर किताबें छपने में गया। तो इससे आपको एक खुशी होती है कि आपने कोई चीज़ बेकार नहीं करी और आपने उसका एक सही यूज़ किया, तो इससे कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट बनता है। आपने बताया आपके घर में जितने भी लोग हैं, मैटरनल पैटर्नल फैमिली जो है, सब दिल्ली में ही है, दिल्ली बेस्ड है? नहीं, इंडिया में है। ओके। हाँ। आपका बचपन में एक घर शाहरुख खान के घर के पास भी था? नहीं, शाहरुख खान के घर के पास नहीं था। मेरी मदर और शाहरुख खान की मदर का बहुत आपसी प्यार था। मेरे नाना जी, और वो शायद फ्रीडम फाइटर थी, अभी बहुत साल पुरानी कहानी है। मेरी मदर
के लिए उसकी उनकी मदर इंस्पिरेशन थी। बहुत सारे लोगों को पता है, वो उस मेरे को अभी भी याद है, वो बच्चों के स्कूल में कोर्ट में जज भी होती थी। सो शी वाज सच अ डायनामिक लेडी। आई थिंक शी हैड अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मी, जैसे मम्मी उनके बारे में बात करती थी। और मुझे याद है जब शाहरुख खान का फर्स्ट सीरियल आया था फौजी, तो मेरे भाई ने बोला डैडी शाहरुख खान, तो हम सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे, टीवी की तरफ नहीं देख रहे थे। तो वो खुद में हमारे लिए, अब तो वो इतने बड़े स्टार हैं, मतलब वो तो ग्लोबल आइकॉन है, पर वो एक ये चीज़ भी दिखाते हैं कि आप कहीं से भी निकल के कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अभी बाद में मुलाकात नहीं हुई कभी? अभी रिसेंटली तो नहीं हुई, क्योंकि आपकी भी तो उनको तो याद भी नहीं होगा पूनम गुप्ता कौन है, बट आपकी भी तो ग्लोबली बहुत बड़ी पहचान है। हाँ, लेकिन अभी मेरे को उनका कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, पर मैं ज़रूर मारती वरना। हाँ, कोई मूवी ऐसी जो बहुत पसंद आती है? DDLJ कितनी बार देखी है। आई डोंट थिंक आई एवर मिस हिज मूवीज बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन, एंड बिकॉज ही इज अ वेरी पॉजिटिव फोर्स, इवन ही डजंट नो इट। बचपन का कोई किस्सा शाहरुख का जो याद हो आपको? बचपन का किस्सा मेरे भाई ज़्यादा बेटर बता पाएगा। मैं तो उनकी मदर और उनकी बहन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अच्छा। उनकी बहन भी मुझे याद है उस समय शायद एक ज़माने में ब्यूरोक्रेट भी बनना चाहती थी। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, सो काइंड, एंड उनकी मदर, क्योंकि वो उनकी मदर अलग थी, उस ज़माने की औरतों की तरह नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। तो जैसे कि मैंने बोला मेरी मदर उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी। तो मैं एक ही बेटी, अपनी मदर की 3 भाई हैं आप। हाँ, तो जब मैं मदर इंस्पायर्ड है तो डॉटर ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड है। मैं अभी भी उनके बारे में सोचती हूँ, आंटी के बारे में सोचती हूँ। कभी मिलेंगे शाहरुख से तो बताएंगे और पूछेंगे कि लाला दीदी किधर है, उनको ऐसे ही बोलते थे हम। अरे वाह, शाहरुख खान आपका पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो बड़े खुश होंगे। आई होप सो, मैं बहुत चाहती थी कभी मिलूंगी तो बताऊंगी उनको। ठीक है, आपके बिजनेस में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहा जीवन में जो बहुत ही रिस्क फैक्टर्स अपने साथ लिए बैठा था? चल रहा है, अभी चल रहा है वो टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली बिजनेस में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट। आप इंडिया में क्यों नहीं करती हैं बिजनेस? मैं इंडिया में बिजनेस करती हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं कि मैं इन परेशानियों से जूझ रही हूँ और वो मेरी मदद भी कर रहे हैं। क्या कभी कुछ फ्रॉड हुआ इंडिया में आपके साथ? अभी एक्चुअली हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर कंप्लेंट दी, तो FIR फाइल हो चुकी है। तो इंडिया में करीब 8-9 कंपनी हैं जिन पे हमने काफ़ी बड़ा फ्रॉड का केस कराया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जस्टिस विल प्रिवेल। लेकिन आपको भी पता है कोई एकदम से किसी की क्यों के अगेंस्ट केस नहीं करता। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी बातें हुई होंगी, रेजोल्यूशंस लाने की कोशिश करी होंगी, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है इसलिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे व्यापार को, जो मैंने सीखा अभी रिसेंट टाइम में, नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि चलता है, सब चलता है। अगर इंडिया को विश्व गुरु जो हम कह रहे हैं, और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम, इतने एम्बिशियस हैं, तो इंडिया को के बिजनेसेस को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी विदेशी कंपनी से काम करते हैं तो ऐसा कुछ गलत मत कीजिए कि हमारे लिए बहुत सीरियस कंप्लायंस इशू खड़े हो जाएं। मतलब पैसा तो आपका गया ही गया, उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंसेस या हमारे लिए इतने इश्यूज बन जाते हैं जिसका इस वाली चीज़ का इमोशनल, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, और फाइनेंशियल दोनों इम्पैक्ट काफ़ी बुरा रहा है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? लॉस तो 100 करोड़ों में है, और जो बिजनेस का नुकसान हुआ है, पर इसके अलावा इतनी सारी कंपनियां इकट्ठे इन्वॉल्व है, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा। क्योंकि आजकल साइबर क्राइम के केसेस भी बहुत आते हैं। ये साइबर क्राइम नहीं है, ये तो डेलिब्रेट क्राइम है, ये तो सोचा समझा सिस्टमैटिक वे में किया गया फ्रॉड है। बाकी तो ऑब्वियसली जो लीगल सिस्टम है वो डिसाइड करेगा, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। ओके। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, तो वहाँ पर किन बातों का ध्यान वो रखे कि उसको लॉस ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो और ग्रोथ अच्छी मिले? आपको अपनी बजटिंग बहुत टाइट रखनी पड़ेगी, और थोड़ा इतना अंधविश्वास ना करिए लोगों पे। हम जनरली, मुझे ऐसा लगता है विश्वास होना चाहिए, बट आपकी कंप्लायंसेस बहुत टाइट होनी चाहिए, और ह्यूमन एंगल एक बिजनेस में, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको फिर भी अपनी, कोई आप किसी पे कितना भी भरोसा रखें या वो कितने भी साल से आप उसको जानते हो, अपनी आंखें और दिमाग
खुला रखें। नहीं, ट्रस्ट तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना। देखिए, व्यापार ट्रस्ट पे ही होता है। हाँ। लेकिन आप ऐसा क्या अपने सिस्टम्स बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ जो मैंने बोला सिस्टमैटिक था, तो आप अपना कैसे सिस्टम्स बनाएंगे कि उसको आप कंट्रोल कर सकें। बिजनेस में सबसे मुश्किल एस्पेक्ट है लोग। सिस्टम थोड़ी आपके साथ फ्रॉड करता है। तो उसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप अपना एक तरह से व्यापार सही ढंग से चला पाएंगे। और ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में मुझसे पूछा, नेगोशिएशन या नेगोशिएशन इम्पॉर्टेंट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। पर एक लेसन जो मैंने बड़ी मुश्किल से और थोड़ा सा कठिनाइयों से गुजर के सीखा है, बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे एक आई विल टच अपॉन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। कभी लगा कि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बिजनेस करने के लिए, ये जो महिला वाला फैक्टर है ये कहीं ना कहीं बाधा बना आपके लिए? ये तो टेकन है, यही टेकन है। आपने सुना होगा कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में ये अनरिटन रूल था कि भाई मेरे जो भी काउंटर पार्ट मेल है उससे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? जेंडर बायस है। चीज़ें बदल रही है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि चीज़ें नहीं बदल रही ये बाहर विदेशों में भी है? मैंने विदेशों में इतना फेस नहीं किया जितना मैंने कुछ अरबिक कंट्रीज और खुद अपने देश में फेस किया। भारत में मैं सोचती थी कि अब वो फेज निकल गया क्योंकि अब तो लोग मुझे जानते हैं। हाँ। लेकिन जो पिछले 2-3 साल में मैंने महसूस किया है या जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी लोग अगर आप आई डोंट नो, मैं शायद बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ बोल दूंगी, पर आई थिंक बोलना ज़रूरी है कि अगर आप सोचते वो औरत है तो वो तो कई लोग, सब नहीं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि आप ये तो बेवकूफ़ है। आपके इमोशंस को, आपकी काइंडनेस को, आपकी जेनरोसिटी को एक्चुअली बेवकूफ़ी समझा जाता है। तो अगर ये अच्छी बात नहीं है, यू नो, आप कैसे जज कर सकते हैं? आपको जब मेरे से काम है तब मैं अचानक आपके लिए बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और जब आपका काम निकल गया तो मैं बेवकूफ़ हो गई। और अभी मैंने ये भी देखा है, लगता है आपको धोखा बहुत ज़बरदस्त मिला है, कह सकते हैं, बिजनेस में और रिश्तों में भी कुछ आपको धोखा, और वो धोखा आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। पर मैं इस बात से स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया था, फिर मैंने क्या सीखा नया? पर जिस तरह से लोग आपसे इवन बात करते हैं, आई एम सॉरी मोदी जी, वैसे तो आप हैं तो मुमकिन है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप नारी शक्ति, आप विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो जिस तरह से हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रीट करते हैं या किया गया, वो सही नहीं था और वो नहीं होना चाहिए। और वो ग्लोबली बहुत अच्छा मैसेज हमारे देश के बारे में नहीं भेजता। भारत में आपको डर लगता है? आजकल लगता है दुश्मनियाँ कुछ ज़्यादा पाल रखी हैं। तो आप अपने साथ बाउंसर या सिक्योरिटी लेके चलते हो? नहीं, मैं किसी को पता ही नहीं होता है मैं होती का हूँ। किसी को पता ही नहीं होता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं भेजता बाहर। हम FTAs कर रहे हैं, हम चाहते हैं बाहर के लोग आके हमारे साथ बिजनेस करें, लेकिन मैं प्लीज़ एक और करेक्शन करना चाहूँगी कि वो जो लोग, आप ये कह सकते हैं कि गलत लोगों पे भरोसा करना, ये भी एक, इसमें गलती मेरी भी है गलत लोगों पे भरोसा करने के लिए। लेकिन भरोसा, चलिए आप कह रही हैं कि वो अब केस भी हो चुका है, FIR भी हो चुकी है, लीगल चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कि कोई भी इजी टू एक्सेस तो नहीं होगा ना कि कोई भी डायरेक्टली आपके पास आके डील कर ले। आपके और भी स्टाफ होंगे, तो कुछ चीज़ें जैसे अब ये अंबानी आकर बोले कि भाई हमको धोखा मिल गया, तो वो बात थोड़ी हजम नहीं होगी। वो बोलेंगे नहीं शायद आके कि हमको धोखा मिल गया। हाँ। लेकिन मतलब मैं समझी नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ऐसा कैसे, मतलब आप 60 देशों में कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे इतना, मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इतने अच्छी जर्नी आपने कवर की? आपने बहुत सही पूछा, और मैं यही तो अपने आप से पूछ रही हूँ कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा कैसे हो गया। पर ये भी सच्चाई है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा बिजनेस चलता है विश्वास पे। यानी कि अब कोई भी बाहर की कंट्री में अगर बिजनेस कर रहा है तो वो इंडियंस पे भरोसा ना करे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज हैंडफुल ऑफ पीपल, ओके, यू नो। बट आई थिंक आपको
ड्यू डिलिजेंस मेरे को शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी, तो उससे भी कुछ सीखने को मिला है। और पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर एक बात और है कि यहाँ का, जैसे मेरे को यहाँ की न्याय प्रणाली पे भरोसा है। FIR हो गया है, ऐसा नहीं है कि मैं आई और मैंने कंप्लेन करी तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। पर इस यहाँ पे आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई सफर दिस बिकॉज ऑफ माई जेंडर। अब अभी अंबानी जी तो वुमन एंटरप्रेन्योर नहीं है ना, और उनकी वाइफ तो है साथ में। हाँ, बट उनके साथ उनके हस्बैंड का नाम भी जुड़ा हुआ है। आपके साथ भी तो आपके हस्बैंड का हाँ, नाम जुड़ा हुआ है। बट मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, वो इंडिया में यहाँ पे पैदा नहीं हुए, यहाँ पे नहीं बढ़े, उनको इंडियन सिस्टम का इतना वो पता भी इंडियन नहीं है है। या वो सेकंड जनरेशन इंडियन ओके है। ओके ओके, ठीक है। अगर आज के टाइम में हम ट्रेंडिंग चीज़ों की बात करें, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलता है आज का जो पीढ़ी है, और कहा जाता है जहाँ पर जवानी वहाँ ज़माना, तो अगर हम ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो अभी ऐसा कौन सा बिजनेस है, अगर लोग थक गए नौकरी करके और सोचे कि यार इसमें अगर हमने पैसा कर दिया, लगा दिया तो मुनाफा मिलेगा, अभी ऐसा है, कुछ चल रहा है ट्रेंड में? देखिए, लेटेस्ट तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चल रही है। AI इज़ द फ्यूचर, एग्रीटेक इज़ द फ्यूचर, मेडिटेक, कुछ भी रिलेटेड टू टेक। आप कैसे कोई भी बिजनेस जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, वो चलने वाला बिजनेस है। अब AI क्यों चल रहा है? आज आप को जैसे 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप कुछ भी डालेंगे, आज आपको बैठ के बहुत सारी रिसर्च नहीं करनी पड़ती, वो लिटरली आपको समराइज करके, रिसर्च करके सब कुछ दे देता है, तो आसान कर दिया। तो AI की वजह से लगता है कि बेरोजगारी दर बढ़ेगा? देखिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से जो लीडरशिप है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। कि शायद जो निचले जॉब्स हैं वो बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे इवेंचुअली। भाई इलोन मस्क तो कहते हैं कि कुछ बचेगा ही नहीं, लोगों को बस एक महीने के पैसे जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वो काम करेंगे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एक ह्यूमन ब्रेन, मतलब वो अगला क्या करेगा वो भी मैटर करता है। तो जो लीडरशिप और मैनेजमेंट, आई थिंक उनके रोल्स फिर भी रहेंगे, पर काफ़ी सारे जॉब्स धीरे धीरे। आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? मेरी कंपनी में ग्लोबली, मतलब मेरे मल्टीपल बिजनेसेस में आज की डेट में 500-600 लोग काम करते हैं। और कितना टारगेट है कि जो एनुअल है टर्नओवर वो कितना होना चाहिए? टारगेट क्या है? टारगेट बहुत बड़ा है। मेरी एक सेइंग है लाइफ में कि अब आई एम अनअपोलोजेटिकली एम्बिशियस, और इसकी वजह है क्योंकि जनरली वुमेन और एम्बिशन इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये है ना, बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। तो मैं इस नैरेटिव को भी बदलना चाहती हूँ। तो कितना बड़ा तो मत पूछिए, क्योंकि उसकी कोई सीलिंग नहीं है। ओके, देखिए, अगर ग्लोबल ट्रेड की हम बात करें तो जो ट्रस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है। अब अगर हम क्लाइंट्स और सप्लायर्स के बीच की बात करें तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? ट्रस्ट एक्चुअली हर चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है। तो ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा। अब आप देखिए, मैं इतने सालों से भी यहाँ पर बिजनेस कर रही हूँ, तो वो ट्रस्ट बेसिस पे कर रही हूँ। इंडिया आज भी मेरे लिए सबसे बड़ी निर्यात और आयात दोनों मार्केट है, तो ट्रस्ट है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप के साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, यू डील विद इट, यू मूव ऑन। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। अब तो जब हम पहले बिजनेस करते थे, जब शुरू किया था, तब मीन्स कम थे। अब तो इतनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, यहाँ इंडिया में इतनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, और इवन हाई कमीशंस एंड ऑल, वो लोगों को जोड़ती है आपस में। इवन बैंक्स लोगों को जोड़ते हैं नेटवर्किंग के लिए। तो आप जब किसी के थ्रू मिलते हैं तो ट्रस्ट धीरे धीरे ही बनता है। जैसे हमारा भी कोई कस्टमर है, पहले 1 कंटेनर खरीदेगा, फिर वही कस्टमर 5000 कंटेनर खरीदेगा, पर वो ट्रस्ट बनने में 2-3 साल तो लगेंगे। लेकिन जब लगता है कि कुछ शेक हो रहा है बिजनेस में, हाँ, कहीं पर डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो चीज़ें एकदम बनी रहे, जो आपका स्टाफ है उसको दिक्कत ना हो, है ना, तो वहाँ पर आप क्या करती है, कौन सी अप्रोच रहती है आपकी? आई थिंक कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन आपके स्टाफ के साथ क्लियर होनी चाहिए। एज अ लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सेफ महसूस कराना, और उनको वो प्लेटफॉर्म भी देना जिसमें वो अपने आप भी शाइन कर सके। अ लीडर इज, आई बिलीव, समबडी हु क्रिएट्स मल्टीपल लीडर्स। सो एज लॉन्ग एज आई एम creating that kind of environment, I think I'm doing well. Okay. आपको लगता है कि आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है
अगर कोई पुरुष बिजनेस कर रहा है तो ठीक है, काम हो जाता है, लेकिन महिला होने के नाते हर रोज आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। चौगनी भी करनी पड़ती अभी है। भी लगता है? अभी भी लगता इस है। स्टेज पर पहुंचने के बाद भी? अभी भी लगता है। हाँ। लेकिन इसके लिए मेरे शोल्डर पे कोई चिप नहीं है। मुझे पता है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी वक्त आएगा कि मेरे बच्चों को और उनके बच्चों को के बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ेगा। सबसे और ज्यादा मैं वो समय शायद ना देखूं, हम्म पर ये होगा जरूर। हम्म तो अभी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता है बिजनेस में? सबसे मिलता है, मेरी भाभी यहाँ पर है। नहीं, भाभी और ननद का रिश्ता सपोर्ट वाला हो ही नहीं सकता। नहीं है, बिल्कुल है। नहीं, भाभी और ननद का रिश्ता तो कहा जाता है नोकझोंक देखो वाला है। ये स्टीरियोटाइपिकल है, ऐसा हमेशा नहीं अच्छा, होता। आपके वहाँ स्कॉटलैंड में नहीं होता है? नहीं, स्कॉटलैंड में भी होता है। हाँ। जो वो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ का रिश्ता है ना, मेरे को याद है आज भी, जब हाँ। मैं पहली बार किसी ने पूछा हाउ डू यू गेट ऑन विद योर मदर इन लॉ, तो मैंने बोला ओ ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। तो ऐसा नहीं है, इंसान होता है, रिश्ते होते हैं, वो जो डायनामिक्स होते हैं शायद दुनिया भर में सिमिलर ही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिलता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को अपने भाइयों से भी मिलता है, अपने दोस्तों से भी मिलता है, और मेरे बहुत अच्छे मित्र है, नेटवर्क है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस विमेन भी है। तो कभी वो नेटवर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप भी मिलती है, कहीं फंस गए तो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड फंसने के बाद सबसे पहले कॉल किसको जाती है? चाहे रात के 2 भी बज रहे हो? जाती है ऐसे। मैं लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको Secret. मैं बिल्कुल टॉप सीक्रेटली, जिनको मैं जब मैं फंसती हूँ तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ। और आपके हस्बैंड भी सीईओ हैं पीजी पेपर के? यस, हमारा वो जॉइंट सीईओ है पीजी पेपर के। ओके ओके। तो कुछ रहता है कहीं पर जब लगता है कि क्लैशेस हो रहे हैं, बात नहीं बन रही है, तब वहाँ पर वो एक इमोशनल वाला जो बॉन्ड है वो काम कर जाता है, या प्रोफेशनलिज्म नहीं, मैं रहता है? इमोशनल तो बॉन्ड नहीं यूज़ करती हूँ, प्रोफेशनली हाँ। सीख रही हूँ, अभी थोड़ा सा अपनी टैक्टिक चेंज कर रही हूँ। लेकिन हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग है। कभी कभी होते हैं मतभेद, तो फिर हम सोचते हैं कि अभी लड़ाई ना करें, बाद में बात करेंगे। फिर हम में से एक अपना पक्ष रखेगा और जो लॉजिकल है वो एक्सेप्ट होगा। अच्छा, लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं जैसे भारत में होते हैं स्कॉटलैंड में? जैसे कैसे होते हैं भारत में? मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के हो जाते हैं? जैसे कि आजकल तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गई हैं, खबरें भी ऐसी ऐसी आ रही हैं, मतलब बहुत डेंजरस। लेकिन वहाँ क्या सॉर्ट आउट हो जाता है थोड़ी देर में एकदम आई स्कॉटिश? थिंक हर रिश्ता अपना होता है, अलग अलग होता है। अब डोमेस्टिक अब्यूज की अगर हम बात करें तो वो प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी है। ओह। आपने आई डोंट नो, एक सीरियल अभी आया बहुत फेमस हुआ है, एडोलेसेंस। आई थिंक दैट इज टेकिंग ऑन बेसिकली दिस होल थिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, जो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि नहीं है स्कॉटलैंड में। या जेंडर पे गैप बड़ा इशू है, या डोमेस्टिक वायलेंस। मेरी खुद की एक मित्र हैं, वो पीछे अभी इंडिया भी होकर गई, वो स्कॉटिश पार्लियामेंट में एमपी हैं, और उन्होंने ये मुद्दा स्कॉटलैंड में उठा रखा है डोमेस्टिक वायलेंस का, कि ये नहीं होना चाहिए। खैर मेरे और हस्बैंड के बीच में इतना एक्सट्रीमली कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ के कल्चर में है ऐसा, आप बता रही हैं? आई थिंक मैंने आपको बोला, रिश्ते, हम इंसान हैं, तो हमारे जो डायनामिक्स हैं, आप इजिप्ट चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आपको डायनामिक्स सिमिलर ही मिलेंगे। आपको क्या इंडिया आने का क्यों मन करता है? मतलब क्या वजह है जो आपको स्कॉटलैंड से इंडिया वो खींच लाती है? परिवार से मिलने के लिए, या लगता है कि चलो पुरानी दिल्ली जाकर पराठे खाते हैं, या थोड़ा दिल्ली को और घूम कर आते हैं? देखिए, खाने का तो बात है ही। हाँ। उसमें कोई खाने की तो बात है ही, पर इसके अलावा मेरा परिवार यहाँ पर है। एंड इंडिया, देखिए आज इंडिया ने यूके को टेक ओवर कर लिया एज 5th largest economy in the world, तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई डोंट वांट टू मिस द ट्रेन। अच्छा, कभी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं हुई? नहीं। बहुत सुर्खियों में नाम रहा, क्या थॉट है आपका इसको लेकर? मैं इसको बहुत अच्छा नहीं समझती हूँ। मेरे को बहुत दुख है कि आप, शायद लोगों को इस चीज़ ने इतना ज़्यादा शॉक कर दिया कि आप सोचेंगे अमेरिका जैसे देश में, या जिनको हम एडवांस कंट्रीज़ कहते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि वहाँ पे तो वुमेन के इक्वल राइट्स है, वहाँ पर नाबालिग लड़कियों और लड़कियों का इस तरह शोषण किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा रही है। और कौन लोग इन्वॉल्व हैं? कौन लोग इन्वॉल्व हैं? दुनिया के टॉप पावरफुल लोग। तो ये एक बहुत सीरियस इशू रेज करता है, जो कि लीडरशिप should be held accountable, should be held responsible, and if they are not doing what they are meant to do, then they should be removed, they should be exposed, and they should not be allowed. मतलब
पैसा और पावर किसी को इतना करप्ट कर देता है कि आप इंसानों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है। आपके सर्कल में कोई ऐसा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, कोई ऐसा ग्लोबल लीडर जो आपके सर्कल में है या रहा हो और वो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाता था? एक्चुअली मुझे इस बात का पता नहीं है, पर मुझे लगता नहीं है कि हमारे सर्कल में ऐसा कोई है, और कोई होगा तो वो मुझे थोड़ी बताएगा। नहीं, क्या पता कभी बताया हो जब ये मामला हाईलाइट ना हुआ हो कि हम तो नहीं, साइलेंट पे एक्चुअली जाते आप थे। अभी इंडिया में आप अभी जैसे अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो आप ये ज़्यादा सुन रहे हैं। ये मामला इंडिया में अभी चर्चा का विषय बन गया है, पर ये मामला हम जैसे यूके में, स्कॉटलैंड में एक हार्वे विंस्टीन का था जब मी टू कैंपेन स्टार्ट हुआ था। ये मामला वहाँ पे बहुत टाइम से उठा हुआ है ओके। और बहुत टाइम से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज चर्चा में है, आज यहाँ भारत में चर्चा में, शायद हो सकता है ग्लोबली चर्चा क्योंकि में है। भारतीय लोगों का भी नाम उसमें है, ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा है। एक्चुअली अभी फाइल्स खुली हैं तो चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन ये जो इप्सिन फाइल्स है ये चर्चा में, मतलब मैं बोलूँगी स्कॉटलैंड में तो मैंने इसके बारे में बहुत साल पहले सुना और तब से ही चर्चा में ये मामला चल रहा है, पर नहीं, मैं नहीं जानती। ओके। अगर मतलब आप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं, टॉप एंटरप्रेन्योर हैं, तो क्या पॉलिटिकल एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने ज़रूरी है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ? देखिए, कहीं पर तो आपको अपना पक्ष चूज़ करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रिलेशंस होने बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रिलेशन नहीं रखते, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिस्पेक्टफुली जुड़े हुए हैं, या नहीं, वो कहते हैं ना गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन फंडिंग कर रहा है तो फिर वहाँ से पूरा सपोर्ट मिलता है कि कोई भी कानूनी बाधा आपके पास नहीं आएगी। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता अगर ऐसा होता है, पर आई एम श्योर ऐसा होता होगा अगर आप कह रही है, पर कई बार आप लोगों से सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या वो हो सकता है आपको उनसे मेंटरशिप मिलती है। एक पॉलिटिशियन का जैसे मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं यूके में भी। अभी मैं पीछे हमारे प्रधानमंत्री कियर स्टारमर बॉम्बे आए थे, हम उनके साथ बॉम्बे आए मोदी जी से मिलने जब FTA साइन हुआ था। अच्छा, आप उनके साथ बॉम्बे आए थे? हाँ, हम उनके साथ बॉम्बे आए थे। मतलब इतना इजी है एक्सेस, या आप एक टॉप पोजीशन पे इस वजह से पॉसिबल हो पाया? आपको जो अच्छा लगे आप वो समझ लीजिए अभी, लेकिन मैं आई थी इंडिया। और मेरे बहुत सारे, जैसे मेरा दोस्त है वो इस समय लेबर पार्टी का अपोजिशन लीडर है स्कॉटलैंड का, अभी हमारे चुनाव होने वाले हैं। आप कहीं कहीं जैसे इवेंट्स में लोगों से मिलते हैं और कहीं आपका दोस्ती हो जाती है, आपका मन मिल जाता है, या कोई आपकी मदद करता है, तो आपकी वो दोस्ती, अब वो पॉलिटिशियन है या वो बिजनेसमैन है या वो टीचर है या वो लॉयर है, वो उसमें हमको फ़र्क नहीं करना, हमको तो इंसान दिख रहा है। और फिर वहाँ से वो और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कभी फंस गए तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। कभी लिया फंसने पर पॉलिटिकल हेल्प लिया आपने? मैंने पाकिस्तान का किस्सा बताया ना। हाँ। तो वहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे अटक गए थे जब 8-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और मैं उस समय वो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैं किसी को जानती थी तो उन्होंने ही हेल्प करी और मेरे पैसे वहाँ से निकलवा के दिए। ओह, अच्छा, आपको लगा है क्या कभी मतलब वो यूके में थे और वो वहाँ पर किसी को जानते थे जिन्होंने ये पैसे मेरे निकलवा के दिए, लेकिन आपको फुल रिकवरी। लेकिन अभी इतना धोखा पाकिस्तान ने दे दिया, उसके भारत ने भी तो दिया। दुख की बात तो ये है एक्चुअली अच्छे लोग और बुरे लोग आई थिंक हर जगह होते हैं, और मतलब अब तो बहुत साल हो गए, पर ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में काम करना कुछ कंट्रीज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ है और जो पाकिस्तान की ये जो भी ये लोग करते हैं या जो ये टीवी पे दिखाते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये बहुत गलत है। एंड नहीं, क्या गलत है? जैसे हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते दुश्मन देश है, इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत मतलब पाकिस्तान गलत कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान गलत कर रहा है और ओन नहीं कर रहा है, वो गलत है। और मैं डरती नहीं हूँ। जैसे हमारे यूके में हम इंडिया पाकिस्तानी जैसे एक दूसरे वहाँ पर तो सब दोनों कंट्री के लोग रहते हैं, तो मैं तो उनको भी बोल देती हूँ कि भैया तुम ये कर रहे हो, ये गलत है, तुम कैसे ओन नहीं करते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी जानते हैं कि ये गलत है, जो पढ़ा लिखा उनका वर्ग है वो भी जानते हैं कि गलत है, लेकिन वो बोल नहीं सकते इसके बारे में।
आपको क्या लगता है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, मुझे वो अवार्ड्स भी बताइएगा कि कौन कौन से अब तक मिल चुके हैं। साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी का शॉर्टकट भी बनते हैं ये। देखिए, अवार्ड्स हर एक के लिए क्रेडिबिलिटी का शॉर्टकट बनते हैं। मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आप सच बात पूछे तो मेरे को तो नहीं है, मैं गिनती नहीं रखती हूँ कि मेरे को कौन से अवार्ड मिले, पर एक अवार्ड जो मेरे लिए बहुत खास है वो मुझे लास्ट ईयर मिला लंदन में, और वो लेगेसी अवार्ड था 100 साल का एक्सपोर्ट का, और वो मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने मेरे बिहाफ पे लिया, क्योंकि उस समय मैं यूके में नहीं थी, और मुझे मैं उस समय शायद दुबई में थी, और मुझको बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी जिसको मैं 7 दिन से, जब वो 7 दिन की थी, तभी पहली बार बिजनेस मीटिंग में ले गई। ओके। और उसने मेरे साथ कितनी ही जर्नीज करी अक्रॉस द ग्लोब। स्कूल शुरू करने से पहले फाइनली वो स्टेज पर खड़ी और अपनी मदर के बिहाफ पे अवार्ड ले रही है। दैट्स सो ग्रेट। आई फेल्ट वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। या अगर किसी लड़की को या महिला को अपना बिजनेस शुरू करना हो तो ज़रूरी क्या है? फंडिंग, नेटवर्किंग, स्किल या सिर्फ कॉन्फिडेंस? मैं बोलूँगी उल्टा शुरू, मैं उस पर लगाती हूँ नंबर वाइज। तो मेरे सबसे पहले कॉन्फिडेंस। इसलिए क्योंकि अक्सर लड़कियों को यही बोला जाता है कि तुम नहीं कर सकती, और ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम है। तो कॉन्फिडेंस, अपने पे आत्मविश्वास रखिए। हो सकता है आपको सपोर्ट शुरू में ना मिले, पर आप पहुंच जाएंगी। अपनी हिम्मत बांधे रखिए। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस होना, क्यों आपको अपने पे विश्वास नहीं करना, उसके अलावा मैं बोलूँगी वो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे यहाँ अगर आप देखें, हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं आज भी जेंडर बायस है, हम माने या नहीं माने। लड़का और आपने इस बात को रिपीटेडली बोला है, है। इट मींस आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है इस चीज़ को। मैंने आपको ये भी तो बोला कि मैं अभी भी फेस कर रही हूँ, अभी भी स्टिल यू आर फेसिंग। तो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद फाइनेंस होना ज़रूरी है। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना ज़रूरी है, यू नो। और बिजनेस में ऑब्वियसली फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यापार है जो बिना फाइनेंस के, शुरू में कम फाइनेंस से आप कर सकते हैं। मिनिमम कितने कर सकते हैं? मैंने तो 1 लाख रुपए से शुरू किया था। आपका जमाना दूसरा था। जमाना इतना भी दूसरा नहीं था। कौन सा टाइम था? 2003 में स्टार्ट किया था। 2003 में 1 लाख की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, आज के टाइम में नहीं है। तो आज आप देखें ना, अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने शायद 10 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग का अनाउंस किया है, इंटरेस्ट फ्री। तो उस समय भी 1 लाख रुपए आज के 10 करोड़ नहीं था। 1 लाख आज का 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख हो सकता है, पर 10 करोड़ नहीं हो सकता। तो आज देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है। और लड़कियों का फिर नेटवर्किंग होना चाहिए, और फिर स्किल। देखिए, नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे आपको सीखने को भी मिलता है। नेटवर्किंग, धोखे भी तो मिल जाते हैं। गलत नेटवर्किंग करेंगे तो धोखे मिलेंगे। अच्छी नेटवर्किंग अभी कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो कि भाई ये सही है बंदा, वो गलत है? वी हैव टू ट्रस्ट ना एट द इनिशियल लेवल। समटाइम्स वी गेट इट रॉन्ग, sometimes everybody gets it wrong. I'm sure Ambani ji also got it wrong. 100%. Maybe he can clarify. I'm sure he'll say कि हाँ हमने भी तो धोखे खाए हैं। हमें भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत एक्चुअली धोखा खाना तो हम इंसान है, फितरत है, धोखा तो मिलना ही है। हम उससे कैसे डील करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। हमें है ना, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल है, आप टूट जाते हो, ऐसा है? एक्चुअली आई थिंक इमोशनल होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बिजनेस इमोशंस पे नहीं चलता है। मुझे मालूम है बिजनेस इमोशंस पे नहीं चलता है, पर जनरली जहाँ धोखा मिलता है वहाँ इमोशंस की वजह से ही मिलता है। तो आप इमोशंस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ धोखा मिल जाएगा। हाँ, तो इमोशंस का इन्वेस्टमेंट मत करिए। जो नो, से बिग नो टू इमोशनल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसेस शुड बी क्लियर, एग्रीमेंट शुड बी क्लियर, एंड डोंट मेक एनी लाइक आप ये मत सोचिए कि मैं इसको जानती हूँ या मैं उसको जानता हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँ। नहीं जी, बिल्कुल साइन करिए कॉन्ट्रैक्ट। फर्क पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी, कुछ वैल्यू है इन सब की? उसको साइन करने के बाद भी धोखाधड़ी हो जाती है, पर कम से कम आपके पास लीगल फॉल बैक है। हाँ। आप किसी को कोर्ट में घसीट सकते हैं कि आप पहले हमेशा देखिए, कभी भी जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सबसे पहले आप कम्युनिकेशन से उसको रिजॉल्व करेंगे। करेक्ट। लेकिन जो मैंने सीखा पिछले कुछ टाइम में, उसमें वो मिसोजिनी इतनी एविडेंट थी कि ये एनआरआई, मतलब इतना ऑब्वियस था ये सोच कि है ना, ये एनआरआई है, ये एक वुमन है, ये मेरा क्या ही कर लेगी।
मैंने एक बार एक्चुअली किसी के मुंह पे भी ये बात बोल दी, मैंने कहा आप ओह। ऐसे ही सोचते हैं ना कि ये एक एनआरआई है, ये एक वुमन है, ये मेरा क्या ही कर लेगी। मैंने कहा ये मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड हटा दीजिए। ठीक है, अगर किसी एक लड़की को बाहर इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप करना हो, लेकिन समटाइम्स वो फील कर रही है वेरी लिमिटेड बाय कल्चरल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स, तो इस कंडीशन में आई हैव फेस्ड ऑल ऑफ दम। हाँ मूविंग टू अ न्यू कंट्री, व्हाट डिड आई नॉट फेस? हाँ। मैंने उनका टैक्सेशन सब कुछ सीखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, ओके। लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा, करना है तो सीखना पड़ेगा ज़्यादा। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो आपको आपका बिजनेस A to Z पूरा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हो जाएगा या वो कर देगा या कर लेंगे। तो आपको वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको मालूम है कि मेरा A to Z मुझे सब पता है। तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आई मीन थोड़ा आयरॉनिक फील होता है अभी जब मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर ठीक है, हो गया। ठीक है, बट आपके अच्छा है ना, आपके एक्सपीरियंस और आपके लेसन से बाकी लोग अवेयर हो जाएंगे जी। और अब फूक फूक कर कदम रखेंगे। नहीं, इतना भी मत फूकिए। आज मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे को आई वुड से इवन 98% लोग मुझे अच्छे मिले। तो It शायद means इसीलिए you are मुझे lucky. बुरे की पहचान इतनी जल्दी नहीं हो पाई। जब आपको सभी अच्छा मिलेगा तो आप बुरा कैसे पहचानेंगे? 100%। तो फिर अभी आपने इतनी सब चीज़ें बता दी हैं, अगर हम ट्रेड के पर्पज से बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बात करें, तो इंडिया उस रेंज में कितना आगे ग्रो कर रहा है, चीज़ें कितनी बेहतर हो रही हैं? देखिए, इंडिया का जीडीपी तो अपने आप में बोल ही रहा है कि दुनिया इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। ऑब्वियसली इतनी यंग पॉपुलेशन है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ पे आके काम करना चाहती है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि इंडिया इज़ अ बिग प्लेग्राउंड, एवरीबडी हैज़ अ प्लेस हियर। ठीक है। मैं बस एक चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि जैसे हमारा जो लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जुडिशरी ओवरबर्डनड है। तो मेरे को मालूम है कि बहुत सारी ऐसी कोशिशें चल रही है कि केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो। इससे जो बाहर की कंपनीज आएंगी उनका और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बिजनेस है, मतभेद हो जाते हैं, पर कम से कम हमारे पास एक रेजोल्यूशन करने का तरीका है। और जैसे बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मुझे यूके या यूरोप में जाना हो और बिजनेस सेटअप करना हो, तो 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या क्या होंगे? जैसे आपको यूके और यूरोप में बिजनेस सेटअप करना हो, देखिए आप यूके में लिटरली 5 मिनट में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको वहाँ का सिटीज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे एक कंपनी में डायरेक्टर है, आपको वहाँ का सिटीज़न होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा देखें, हर बिज़नेस में तौर तरीके देश के सीखने ज़रूरी है, उनकी भाषा में बात करना जिनसे आप मिल रहे हैं। ऑल्दो यूके में इतने सारे सक्सेसफुल इंडियन और अलग कम्युनिटीज़ के बिजनेस पीपल हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर जाएं। अपनी कंपनी तो ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है, आपको वहाँ की नेशनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आपको बैंकिंग की ज़रूरत है और अपना काम शुरू करें। आपने द लायंस डेन शो में इन्वेस्ट किया था? मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और फिर एक कंपनी में उसमें इन्वेस्ट अच्छा, फिर किया था। तो आप ऐसा क्या देखती हैं स्टार्टअप्स में कि फिर वो चीज़ आपको पिच कर जाती है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देती है? तो जैसे लायंस डेन में मैं बड़ी इन्वेस्ट किया इस पर्टिकुलर कंपनी जो स्टैंड आउट करी, शक्ति वेरेबल्स। ओके। और उसकी एंटरप्रेन्योर वेरी पैशनेट, और उसने एक डिवाइस बनाई है जो विमेन सेफ्टी के लिए, वो एक्चुअली सिर्फ इंडियन इशू नहीं है, वो ग्लोबल इशू है। बहुत सारी कंट्री में विमेन सेफ्टी इशू है। तो मेरे को उसकी पिच अच्छी लगी, और चांस की बात है करीब 15 साल पहले स्कॉटलैंड में एक लेडी ने मुझे ऐसा ही सिमिलर प्रोडक्ट पिच किया, पर वो शायद उस बिजनेस को बहुत आगे नहीं ले जा पाई। पर मुझे इस प्रमोटर में लगा कि इसमें वो जज्बा है कि ये इस बिजनेस को आगे भी ले जाएगी और एक अगेन सोशल और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। तो मैंने उसका वो पैशन देख के और उसका प्रोडक्ट देख के उसमें इन्वेस्ट किया। और जनरली यही 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, आइडिया बहुत सारे होते हैं। आज दिल्ली में पोल्यूशन इशू है। अभी मैं सोचूं कि मैं एक टेक बनाती हूँ और मेरा आइडिया है कि मैं एआई से ही सारा पोल्यूशन साफ कर दूँ, लेकिन आइडिया ही है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो कौन है उस आइडिया के पीछे जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फाउंडर जिसके पास एक अच्छा आइडिया है, जो ये हिम्मत रखता है कि वो परेशानियों में भी चलता चला जाएगा और वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। शार्क टैंक में भी गए थे आप? मैं शार्क टैंक पे नहीं गई। अच्छा, कुछ उसमें कुछ ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो?
कुछ ऐसा? मैंने शार्क टैंक में डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। Okay. अगर शार्क टैंक से रिलेटेड किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो मुझको पता नहीं। ओके, चलिए अब रैपिड फायर एक बार कर लेते हैं आपके करते साथ। हैं। पीजी पेपर की जर्नी का सबसे इमोशनल मोमेंट? मतलब बहुत सारा कुछ बेनिफिट हो गया और कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसा इमोशनल था या जब नहीं, लॉस हुआ था? प्रॉफिट कोई इमोशनल मोमेंट नहीं होता है, हाँ, loss होने में? अचीवमेंट इमोशनल मोमेंट होता है। आई थिंक पीजी पेपर की जर्नी का सबसे इमोशनल मोमेंट था वो पहला अवार्ड जो मुझे मिला, विच ईयर? आई थिंक 2007। ओके, सबसे ज्यादा टफ नेगोशिएशन आपने किस देश में की है? यहाँ पर। इंडिया में? यस। वो तो लॉस ही हो गया ना पूरा। नहीं, लॉस नहीं हुआ। ओके वो प्रॉफिट बनेगा। अभी अभी तो नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई, अब तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, आपके जीवन का सबसे बड़ा लेसन जो आपको बिजनेस ने सिखाया? लोगों ने सिखाया। हाँ। अपने जो मेरे को पहले से पता था, इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकलिटी। बिजनेस शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। ठीक है, नो इमोशंस इन्वेस्टमेंट Yes. एट ऑल, ये Yes. हम बोल चुके हैं। ठीक है। मतलब वो उतनी कर सकते हैं जितना आप उस नुकसान उठा सके, पर उससे ज़्यादा नहीं। आज की पूनम गुप्ता में और शुरुआत की पूनम गुप्ता में क्या अंतर है? आज की पूनम गुप्ता सच में बड़ी हो गई है। मुझे ऐसा लगता था बड़ी हो गई है पूनम गुप्ता, मैच्योर हो गई है, समझदार हो गई है, उसको अलग अलग तरीके के लोगों से बेटर डील करना आ गया है। किस चीज़ ने बदला पूनम गुप्ता को? एक एडवाइस जो आप देना चाहें। जो मैंने पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कोविड ने बदला पूनम गुप्ता को, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कल क्या। उसकी मदर ने बदला पूनम गुप्ता को, व्हील चेयर ने बदला पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता की जर्नी में ऐसी बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं हर लेवल पे जिसमें पूनम गुप्ता को बदला। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लाइन में कोई मैसेज? स्टे कमिटेड, स्टे डिटर्मिन्ड, बी कॉन्फिडेंट। ओके, इंडिया और यूके का अगर हम देखें तो उसमें आप फेवरेट लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? पहले इंडिया की बात करते हैं फिर यूके। देखिए, मोदी जी की जो इस समय पॉपुलैरिटी है, मैं पहली बार देख रही हूँ इतने साल में, तो सब देशों में उनको जानते हैं कि ये मोदी जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके अलावा राहुल गांधी जी बेचारे वैसे शायद बहुत अच्छे हैं, पर उनके अभी कोई चांस लगता नहीं है मोदी जी। ही इज़ फेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। ओके, और यूके में कोई फेवरेट लीडर? यूके में तो बहुत सारे मेरे लीडर्स दोस्त हैं, सारे फेवरेट। अभी किसी का नाम लूंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। अच्छा, और इंडिया की अगर बात करें, इंडियन में ऐसा कौन सा मेल बिजनेसमैन जो आपको बहुत पसंद है, स्ट्रैटेजी उनकी बहुत पसंद आती है, और फीमेल में भी? ओके, सो इंडिया में देखिए, इंडिया में बहुत सारे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। मेरा दोस्त है यहाँ पर भी बहुत सारे, अक्षय चतुर्वेदी। ही इज डूइंग समथिंग इन एडटेक। ओके, and his way of thinking, the way he does things, it's very impressive. He's so much younger than me, but I learned so much from him. He's such a nice guy, and he's very, वो कहते हैं ना, he's tough but he's also very fair, firm and fair. ओके, और लेडीज़ में, ऑब्वियसली लेडीज़ में वो बायोकॉन किरण मजुमदार शॉ, आई हैव हैड द प्लेजर टू स्पीक टू हर। आई वॉज गोइंग टू मीट हर, बट मेरी फ्लाइट लेट हो गई, मैं नहीं मिल पाई। वो इतनी आइकॉनिक बिजनेस लीडर हैं। और अभी यंग लीडर्स की बात करूँ तो मैं अनन्या बिरला, सो कॉन्फिडेंट, यस, एंड आई थिंक देयर विल बी सो मेनी नेम्स, आई कैन कीप गोइंग। इंडिया में कोई फेवरेट स्टार्टअप? फेवरेट स्टार्टअप इंडिया में मेरा इंडिया में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट एक फिनटेक कंपनी में था, और वो कंपनी इज ग्रोइंग मल्टीफोल्ड। तो मैं ये बोलूँगी, क्योंकि वो मेरा पहला स्टार्टअप था, वो पहला इन्वेस्टमेंट है एक स्टार्टअप में, तो वो मेरा फेवरेट है। शार्क टैंक में आपका फेवरेट शार्क? मैं शार्क टैंक नहीं देखती। ठीक है, आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस या फिल्म? काजोल। आई थिंक शी इज, आई जस्ट लाइक हर एक्टिंग, and there's so many. Alia Bhatt, I love that movie Gangubai. Yeah. And actor में तो आपने सुन आपके लिया, पड़ोसी शाहरुख खान? पड़ोसी नहीं थे वो। अच्छा। शाहरुख खान ऑब्वियसली, एंड नए एक्टर्स में आई डोंट रिमेम्बर। या ठीक है, और अभी आजकल कोई सीरीज देख रही है? रणवीर सिंह वाज वेरी गुड इन धुरंधर, Yeah. माइंड ब्लोइंग, एंड अक्षय खन्ना ऑब्वियसली। तो अक्षय खन्ना ज्यादा अच्छे लगे या रणवीर सिंह धुरंधर में? देखिए, मैं नहीं बोल रही, वैसे तो मैं दोनों को नहीं जानती, तो कोई फर्क ही नहीं बट पड़ता। अक्षय खन्ना के स्टाइल ने तो धूम मचा दी। बट आप रणवीर सिंह जी की एक्टिंग देखिए, सिंह जी उनकी एक एक्टिंग कुछ नहीं देखिए। है ना, एक बताइए, रैपिड फायर है।
I was very impressed with Ranveer Singh's acting और अक्षय खन्ना डांसिंग ठीक एंड है, एक्टिंग. तो वो स्टेप कभी करते हो जब घर में नहीं, फ्री होते हो? बिल्कुल भी नहीं. लगता है कि यार वो आजकल देखना ज्यादा अच्छा लगता है. अच्छा, डिजिटली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए? जैसे लाइक न्यूज़ कंटेंट हो गया, क्या नया चल रहा है, सब कुछ फोन मेरे पर? को जानना ही है. मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ. ओके. मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ दुनिया में क्या चल रहा है. हाँ. वेदर इट्स पॉलिटिकल, वेदर इट्स अबाउट बिजनेस, आई एम वेरी वेरी क्यूरियस बाय कोई ऐसी नेचर. बिजनेस मूवी जो आपने 2-3 बार देखी हो? बिजनेस मूवी जो मैंने 2-3 बार देखी, मेरे को मूवीज के नाम याद नहीं रहते हैं. ओके. बट मैंने एक मूवी थी जो ये 2008-9 के डाउनटर्न पे थी, लियोनार्डो डी कैप्रियो की. ओके. वो वाली है, पर सॉरी मुझे नाम याद नहीं ओके. है. मैं भी अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. हाँ. अच्छा, जब कोई कंपनी का सीईओ बन जाता है तो उसकी लाइफ के अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग मोमेंट और वीक मोमेंट क्या होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग आप तो मोमेंट और वीक हाँ, मोमेंट. हाँ, देखिए, जब आप एक कंपनी के सीईओ होते हैं, आप लीडर होते हैं, हाँ, तो आप कैसे भी अंदर फील कर रहे हो, आपको अपनी टीम को सेफ रखना है. और आप जब दुनिया के सामने जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है. यू कांट अफोर्ड दैट मोमेंट ऑफ वीकनेस. ओके. यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर. तो उससे ये एक चीज़ है. और दूसरा, आपका जो स्ट्रॉन्ग, ये तो आपको स्ट्रॉन्ग तो आपको बनना ही पड़ेगा. और वीक मोमेंट ये होता है, जैसे मेरे साथ ये होता है कि जब कुछ चीज़ें सही से नहीं जा रही है तो मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ. तो मैं बिल्कुल उसमें घुस जाती हूँ कि मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है. और जब तक वो सॉल्व नहीं होगी मैं छोड़ूंगी ही नहीं, चाहे उसमें दिन लग जाए, घंटे लगे, हफ्तों लगे. सो दैट आई कैन मेक माई सेल्फ वेरी टायर्ड एंड या. सो दैट, बट दैट आई स्टिल कांट शो दैट टू माई टीम कि मैं ऐसे स्ट्रेस हूँ. फिर मैं अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ. और उनको ये पता होता है शी इज डीलिंग विद समथिंग इम्पोर्टेंट. ओके. टी और कॉफी? टी. मसाला चाय. मसाला चाय. अच्छा, वहाँ कोई स्पेसिफिक डाइट रहती है मैं स्कॉटलैंड में? वेजिटेरियन हूँ. और तो मेरे साउथ इंडियन और इंडियन चाइनीज़ मेरा फेवरेट फूड है. इसके अलावा मैक्सिकन मैं बहुत लिमिटेड हूँ कि मैं किस तरह का खाना खाती हूँ. एज लॉन्ग एज इट्स स्पाइसी आई कैन ईट एनीथिंग, एज लॉन्ग एज इट्स वेजिटेरियन. ओके. और कोई स्पेसिफिक स्कॉटिश डिश? स्कॉटिश डिश स्पेसिफिक soups. The soups in Scotland. मतलब I Okay. discovered so many soups in Scotland that I didn't even think existed. Do you cook? I can cook, but it's not my favorite thing to do. Okay, but any specific thing which you like cook or prepare for your family? So I can make anything if I put my mind to it, and generally it Rajma turns chawal, out okay. Rajma chawal, chole chawal, kadai paneer. Like dosa, sambar, rasam Oh. is my favorite thing to cook. Fried rice. Then I can make vegetable stuff, but not. I'm a very fast cook. I have Oh. almost invented वो every sandwich recipe वैनविच type that का? you can make in sandwich नहीं खाती मैं, which you can make in 10 minutes because I was always such a busy mother. Okay. मैंने हर रेसिपी का हैक निकाल रखा है. Maybe one day, maybe I'll write my own तो कुछ बता ही दीजिए, cookbook. वायरल भी हो जाएगा ये और कितनी मदर्स को हेल्प भी करेगा. तो जैसे मैं रसम बनाती हूँ, मैं सब कुछ जो भी डालना होता है डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगा देती हूँ. मेरा रसम लिटरली 15 मिनट में बन जाता है. एंड इट टेस्ट क्वाइट गुड, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है. 15 मिनट में रसम बन जाता है जी. और कोई दूसरा हैक? बहुत सारे हैं. जैसे 2-3 तो बता ही दीजिए. जैसे राइस, वो तो मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ. उसमें कुछ करना नहीं है आपको, माइक्रोवेव में पानी डाल के रखना है, वो माइक्रोवेव अपने आप बना देता है. ड्रेन करने हैं. ठीक है. और जैसे मैं जितनी भी दालें बनाती हूँ उसमें भी मैं सब कुछ इकट्ठे डाल देती हूँ और उसमें सीटी लगा देती हूँ. तो वो भी 15 मिनट में बन जाती है. ओके, शॉर्टकट. रात को सोक करके यहाँ पर भी बिजनेस वाला माइंड चलता है, किचन में भी. एक्चुअली जहाँ एक कहावत है कि जैसे मैं ये अपने लिए यूज़ करूँगी कि जिस इंसान के पास वक्त की कमी हो उसको आप कोई चीज़ दीजिए जो उसको लंबे समय में करनी है तो वो छोटे समय में करके आपको दे देगा. तो मेरी कुकिंग स्किल्स वैसी हैं. दैट्स सो ग्रेट. ओके, इंडिया में कोई फेवरेट सिटी? इंडिया में फेवरेट सिटी मैं बोलूँगी उदयपुर. और इंडिया में मेरे को यहाँ के, मैं ऑब्वियसली मैं दिल्ली से हूँ, बॉम्बे, ये 3. फूड कोई, ये चांदनी चौक जाना होता है? हाँ, मैं आपको 2-3 चीज़ें, लोटन के छोले कुलचे. अरे वाह. शाम वाले की पूरी. अरे वाह. और गोलहट्टी के छोले चावल. पता नहीं ये किसी को पता है कि नहीं, पर ये भी एक बड़े बड़े जो स्पेशलिटी एंटरप्रेन्योर्स है. हैं वो भी स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं. आपको जो खा के आप बड़े हुए हो उसका स्वाद तो शायद जिंदगी भर कहीं नहीं जाता. वाह, आपकी चॉइस नहीं बता गोलगप्पे रही. भी अच्छे लगते हैं मुझे.
तो वहाँ पे होते हो ऐसे हम plate घर लेकर में खड़े? बना लेते हैं, हम घर में। अब तो बहुत कुछ मिलता है, पहले नहीं मिलता था। ओके। स्कॉटलैंड में आपके फेवरेट है इंडियन रेस्टोरेंट टाइप कुछ जो यूके में सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आप? यूके में इंडियन रेस्टोरेंट? मैं इंडिया में हूँ, मैं यूके के रेस्टोरेंट क्यों मिस करूंगी? नहीं नहीं, स्कॉटलैंड में जब जाती है वहाँ पर कोई ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट जो आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर जब आप इंडिया में आ जाती हैं तो उसको मिस करती हैं? मेरे को अगर स्कॉटलैंड में मैं कुछ मिस करती हूँ तो मैं मिस करती हूँ इंडियन स्ट्रीट फूड। एक नारियल पानी जो हमको वहाँ पे मिलता नहीं, फ्रेश नारियल पानी। ओके। लेकिन मैं स्कॉटलैंड में इंडिया का ऐसा कोई रेस्टोरेंट मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ। मैं खाना ज़रूरत के लिए खाती हूँ। जैसे मैंने बोला, आप हर किसी चीज़ में भी मिर्ची डाल दीजिए, मैं खा लूँगी। ठीक है। अगर सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस मीन्स क्या? मनी या पीस? देखिए, सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग है। मैं बोलूँगी मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि आगे बढ़ते रहना। जैसे मैंने कि बोला कि आई से आई एम नहीं नहीं, इफ यू हैव टू चूज वन, क्या? either money or peace, like what? Why can't you have both? Why do I have to choose? Okay. रिस्क या स्टेबिलिटी? Risk, फेम या इम्पैक्ट? impact, ओके। और मेंटरशिप देना हो या मेंटरशिप लेना? दोनों। ओके। भारत में बिजनेस करना आसान है या यूके में? यूके में ज़्यादा आसान है। ठीक है। और इफ देयर इज लाइक एनी वन मैसेज यू वुड लाइक टू लीव with the aspiring women entrepreneurs? To my fellow women entrepreneurs, don't let anybody ever tell you that you can't do it. Gender doesn't define, the gender doesn't limit you from achieving your dreams. यानी कि अब पूनम गुप्ता को सुनने के बाद हर एक लड़की महिला को ये लगेगा कि अगर आप कर सकती हैं, आप इतनी हिम्मत रख सकती हैं, तो फिर वो भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते आपने मिनिमम बजट भी बता दिया, स्ट्रेटेजी भी बता दी, इमोशंस का बिजनेस में नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, यस, और सब चीज़ें क्लियर कर दी है। सब पर ट्रस्ट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ ट्रस्ट भी करना है। पर किस पर और कहाँ करना है वो ज़रूरी है, टाइमिंग एंड पीपल। लेकिन हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता ना कि 98% लोगों को लाइफ में, आपको लाइफ में लोग अच्छे मिलते चले गए। कई बार लोगों को सिर्फ 2% लोग अच्छे मिलते हैं। तो वो लक टर्न हो गया ना, जब बुरे लोग मिलने। आप ये, आई थिंक इंसान को अच्छा और बुरा दोनों ज़रूरी है। क्योंकि आपको बुरा नहीं मिलेगा तो आपको अच्छे की, आई वाज टेकिंग अच्छा फॉर ग्रांटेड। अभी बुरा मिला तो समझ आया कि अच्छे और बुरे में फ़र्क करो और ज़्यादा क्लैरिटी से करो। ये एक इशू है। जनरली हम औरतों को ऑलरेडी इमोशनल माना जाता है। अभी हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सामने वाला तो हमको बेवकूफ़ी समझेगा। लेकिन लगता है कि बिजनेस में यार बहुत ज़्यादा झंझटबाजी है, जॉब भी ठीक है। सब कहाँ नहीं है झंझटबाजी। जिसमें आपको खुशी मिले वो आपके लिए ठीक है। फिर भी बेटर आप किसको मानती है? चलिए आप ठीक है, आप एक कर रही है, लेकिन हर एक के अंदर वो इतनी हिम्मत नहीं होती है, हर एक का लक इतना सपोर्टिव नहीं होता है। जॉब इज बेटर और बिजनेस एक सी, सुकून। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी हाँ, और आपको एक रूटीन पसंद है और आपको वो बैलेंस चाहिए, जैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आप नौकरी करिए। लेकिन उसमें भी फिर आप है ना बहुत सीनियर कंपनी के, आपको क्या लगता है कि जब इंदिरा नूई जी हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस होगा? नहीं होगा। व्हेन यू आर अ CEO ऑफ एनी कंपनी, इवन इफ यू आर एम्प्लॉयड बाय देम, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट। तो आपको क्या चाहिए? आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है? अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए आप नौकरी करें। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, अपने आप को पुश कर सकते हैं, आपको अपने आप को चैलेंज करना है या देखना है व्हाट नेक्स्ट, तो आप बिजनेस करिए। और भी बहुत सारे प्रोफेशन। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि अगर दाल रोटी खानी है तो नौकरी करिए, और जीवन के अगर सारे शौक पूरे करने हैं तो बिजनेस करिए। क्या ये सच है? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये सच है भाई। जीवन के सारे शौक, आज मैं 62 कंट्री में बिजनेस करती हूँ, तो मैं 100 से ज़्यादा देश कहना चाहिए। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। आज मैं 62 कंट्रीज में बिजनेस करती हूँ, तो मैं 100 से ज़्यादा देश घूम चुकी हूँ। और ये जिसमें बात मुझे बहुत सारा अफ्रीका, बहुत सारे देश है। क्या पता अगर मैं नौकरी करती तो वो मैं ना कर पाती। और मेरा पैशन था और है दुनिया देखना, अलग अलग देशों के लोगों से बात करना, उनको समझना कि हमारे में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ये बात मुझे मेरे फादर ने कही थी एक बार। हाँ, आपके फादर समझदार हैं। अच्छा, एक और लास्ट एडवाइस, अगर कोई जॉब में बहुत ही अच्छा मतलब उसका अप्रेजल हो रहा है, सक्सेस मिलती जा रही है 20,000 से 60 पहुंच गया, 60 के बाद 80, 2 लाख सैलरी हो गई, लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण हैं बिजनेस चलाने के? ज़रूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। जब आपको एक्चुअली आपने जो डिफाइन किया ये बहुत इजी सक्सेस है ओके, कि भाई आप तो ऊपर ही चढ़ते चले आ रहे हो, आपका सेटबैक किधर है। ठीक है। तो आपको एक जो एम्प्लॉय होता है वो एक फ्रेमवर्क में काम करता है जो कंपनी उसको दे रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है वो बिजनेस में अच्छा कर जाए, पर ये ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, नहीं। कोई मेजर फैक्टर नहीं है। नहीं। और अगर बिजनेस में कोई बार बार शुरू कर रहा है, फिर फ्लॉप हो रहा है, फिर फ्लॉप हो रहा वो है, हर बार जितनी बार फ्लॉप हो रहा है वो उतनी बार अगर खड़ा हो रहा है तो वो हर बार कुछ सीख के खड़ा हो रहा है। तो इवेंचुअली अगर वो डिल्यूजनल नहीं है कि मतलब वो हर बार ही खराब आइडिया पिक कर रहा है, तो वो इवेंचुअली उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। विश्वास रखना है। हाँ, विश्वास रखना है और अपना दिमाग भी ठीक रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच पूनम गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अच्छी खासी हमारी बातचीत रही और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा और अपने जीवन में कुछ एक अगला कदम उठाने के बारे में भी तय कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।